बच्चों, शारदा मैडम की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का 14वां पाठ ले रही हूँ और मैंने इसकी एक वीडियो पहले बनाई, वो पार्ट 1 था। उसमें मैंने राष्ट्रीय आय की गणना क्यों की जाती है, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, उत्पादन लागत क्या होती है, ये क्लियरली समझाया था। अब मैं समझाने जा रही हूँ सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है और वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होता है। आप ये तीनों चीज़ें क्लियरली समझना कि सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद दोनों मिलकर के हमारा वस्तु का अंतिम मूल्य बनता है। वस्तु का अंतिम मूल्य जो हम खरीदते हैं, जिस पैसे में जितनी कीमत पे किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो वस्तु का क्या हो जाता है, अंतिम मूल्य हो जाता है। और वही अंतिम मूल्य क्या है, हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय हम कैसे निकालते हैं, जो हमारी पूरी कुल राष्ट्रीय आय होती है और उसमें कुल जनसंख्या का जब हम भाग देते हैं तो हमारी कुल राष्ट्रीय आय में भाग देने पर कुल जनसंख्या का तो हमारी क्या निकलती है, प्रति व्यक्ति आय निकलती है। प्रति व्यक्ति आय निकलती है। तो इस तरीके से हम प्रति व्यक्ति आय, आप समझ गए प्रति व्यक्ति आय क्या है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। वित्त वर्ष बता दिया, 1 अप्रैल से शुरू होकर के 31 मार्च तक का समय जो होता है, एक वर्ष जो होता है, वो हमारा क्या होता है, वित्तीय वर्ष होता है। और उसी के हिसाब से हमारा सारी अर्थव्यवस्था लागू होती है। सारी अर्थव्यवस्था को बनाया जाता है कि किस तरीके से हमें 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के बीच का जो भी उत्पादन आया, जो भी प्रोडक्ट हुआ, जितनी भी आय हुई सरकार को, उसमें हम जब जनसंख्या का भाग दे दें प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। अब आता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कब से चालू की गई। ये बच्चों बहुत बड़ा जीके का क्वेश्चन बनता है। इसमें 3 जीके के क्वेश्चंस बनते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की, किसने प्रारंभ की। 1868 में दादा भाई नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की शुरुआत की गई। देश की आज़ादी के बाद में 1949 में 1949 में एक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए हमने राष्ट्रीय आय की गणना 1949 में पीसी महालनोबिस के द्वारा, उनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। और राष्ट्रीय आय समिति ने पहली बार जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1951 में की थी, अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय आय की गणना की। ठीक है, और 1955 में उसने अपनी दूसरी राष्ट्रीय आय की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके बाद में 1955 से मार्च 1955 से केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1955 से अब इस गणना को करता चला रहा है और लगातार अभी भी वही करता आ रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में और सेवाओं के उत्पादन की गतिविधियां अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में बटी हुई हैं। अब आता है हमारा नंबर, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। किसी भी राष्ट्र के अर्थव्यवस्था या हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो हैं 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में जो हम जमीन से डायरेक्ट लेते हैं, प्रकृति से जो डायरेक्ट लेते हैं, जैसे वन है, वनों से हम लकड़ी लेते हैं, जैसे खेती करते हैं तो कपास उगाते हैं, गन्ना प्राप्त करते हैं, खनन करते हैं, इसमें लोहा तांबा जस्ता
मिलावट वाली अवस्था में हमें प्राप्त होता है। मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी से हम बहुत सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, ईंटें वगैरह बनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जो शुरुआत की चीज़ है डेयरी है, डेयरी से हमें दूध मिलता है। और ये मैंने सारा बता दिया। तो ये क्या हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र, शुरुआती समय, शुरुआती चीज हमें क्या पहले नंबर क्या प्राप्त हुई, कपास। ठीक है, अब आता है द्वितीय क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें हमें प्राप्त हुई, उनमें जो हम परिवर्तन करके किसी उद्योग में डालें, किसी ना किसी वस्तु का निर्माण करें नई, इसमें चेंज करके, तो वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है। वो क्या कहलाती है, वस्तु में चेंज करते हैं, हम कोई भी धंधा वगैरह करते हैं उसमें, उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण प्रणाली। क्या बोलते हैं उसको, विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूप में परिवर्तित करना या वस्तु तैयार करना ही द्वितीय क्षेत्र में आता है। जैसे कपास से, कपास के रेशे हमें खेती से प्राप्त हो गए, प्राथमिक हो गया। अब उस रेशे से हमने रुई बनाई और रुई से हमने सूत बना लिया, उस रेशे से हमने सूत काटा, सूत काट के उससे हमने कपड़ा तैयार कर लिया, कपड़ा मिल बन गई, कपड़ा मिल बन के फिर रेडीमेड कपड़े वगैरह, कपड़े तैयार होने लगे। तो ये कार्य किसका हो गया, द्वितीय क्षेत्र का हो गया। गन्ना, गन्ना खेत में पैदा हो गया, गन्ना सीधा आया, अब उसको रस निकाल के शक्कर वगैरह बनाएगी, गुड़ वगैरह बनाया गया, शक्कर वगैरह बनाने से फिर मिठाइयाँ वगैरह बनी। वो सारा व्यवसाय सारा किस में आ गया, हमारा द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, अब आता है डेयरी। डेयरी से दूध मिला, दूध से मावा, घी, पनीर, ये सारी चीजें हमें प्राथमिक क्षेत्र से दूध बना मिला और द्वितीय क्षेत्र में उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया, कोई उपयोगी वस्तु बना दी गई, वो द्वितीय क्षेत्र में आ गई। खनन से लोहा, जस्ता, तांबा ये मिली हुई अवस्था में मिला, फिर उनका केमिकल डाल के उनको अलग किया गया, लोहे से मशीनरी वगैरह तैयार की गई, मशीनरी से और प्रोडक्ट तैयार किए गए, वो विनिर्माण में आता है। मिट्टी है, मिट्टी से ईंट बना दी, हाँ, मिट्टी से सीमेंट वगैरह बना दी, मिट्टी से मतलब जो हमारे पत्थर हैं उसको चूरा बना दिया, उससे सीमेंट बना दी, है ना। तो उसे मिट्टी से हमने सीमेंट वगैरह ये सब चीजें बना दी और हमने मकान खड़ा कर दिया, ढांचा। तो ये विनिर्माण प्रणाली में आता है। वो विनिर्माण प्रणाली हमारी क्या होती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। समझ गए होंगे। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में अब खेत से सामान लाने ढोने में परिवहन तो चाहिए। परिवहन का मतलब साधन, जो यातायात के साधन होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब जैसे सपोज करो कि प्राथमिक खनन में हमें लोहा, तांबा, जस्ता मिल गया, विनिर्माण ने उसको अलग अलग कर दिया, मशीनरी वगैरह डाल दी। ठीक है, अब इनमें जो चीज़ें तैयार होंगी, और जैसे सपोज करो एक उदाहरण लूंगी मैं सीमेंट उद्योग का। सीमेंट उद्योग है, अब वो उस क्षेत्र में हमें वो तो पत्थर तो मिल गया, सब चीज़ मिल गई, क्लाइमेट भी हमें मिल गई, और क्योंकि एक उद्योग के लिए क्लाइमेट भी चाहिए हमें, यानी जलवायु हमें उसके अनुरूप चाहिए, हमें कच्चा माल हमें चाहिए, श्रमिक चाहिए, और उससे संबंधित और भी कच्चे माल चाहिए। तो कोयला नहीं था, तो उसको परिवहन के साधनों के द्वारा कोयला लाया गया। इस तरीके से सीमेंट फैक्ट्री हो गई। संचार के साधन, किस तरीके से बातचीत की जाए, पहले पोस्ट ऑफिस के जरिए लेटर्स वगैरह, पोस्ट वगैरह की जाती थी, उसके बाद में फ़ोन वगैरह चल गए, अब उसके बाद में अब ये अपने और फ़ोन चल गए। इस तरीके से सारे से मेल, ईमेल वगैरह भेजे जाने लगे, वीडियोस भेजी जाने लगी, और ऐसे संचार के साधन ये भी तृतीय क्षेत्र में आते हैं। भंडारण, एकत्रण भी तो जरूरी है, उसने तो उगा दिया और उसने वस्तु बना दी द्वितीय क्षेत्र ने, और उसका स्टोर भी तो होगा। फिर इससे संबंधित जब माल को सप्लाई किया जाएगा, क्रय विक्रय किया जाएगा, तो पैसे का लेन देन बैंक से होगा। ये सारी चीज़ों के बाद में सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र जो भी हैं, अपने श्रमिक, अधिकारी जो भी हैं, उनके लिए सेवा क्षेत्र भी शिक्षक है, टीचर भी जरूरी है पढ़ाने के लिए, चिकित्सक है, हरी बीमारी के लिए टीचर भी, वो चिकित्सक भी चाहिए, वकील है, कोई ऐसा बेईमानी का काम हो वकील भी चाहिए, प्रशासन भी चाहिए, सारी शांति व्यवस्था बनाने रखने के लिए नाई, धोबी, फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी, ये सारे हमारे किस में आते हैं,
तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक में जो प्रकृति से हमने डायरेक्ट लिया, जमीन से डायरेक्ट लिया, और द्वितीयक में हमने उसमें चेंज किया, रूप परिवर्तित किया, और तृतीयक में इनके माध्यम सामान इधर से उधर लाने ले जाना, इनके जो भी इसके संपर्क में है तृतीय क्षेत्र के, वो तृतीय क्षेत्र में आते हैं। आप समझ गए कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है वो भी समझा दिया। अब बात उठती है कि कौन सा क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय या तृतीय, कौन सा क्षेत्र सरकार को सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आय देता है। सबसे ज्यादा मेहनत का काम प्राथमिक क्षेत्र का है, प्रकृति से हर चीज उत्पादित करने का है। अब हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में विकास। आदि समय से मनुष्य खेती करने लगा, कृषि करने लगा, माइंस वगैरह करने लगा, ठीक है। फिर उसको नई नई तकनीकों का ज्ञान हुआ और वो इनके प्राथमिक क्षेत्र में विकास करता है। जब खेती करने के बाद, माइंस करने के बाद, जब उसे और चीजें मिलने लगी और उसमें तरक्की करने लगा, नई नई तकनीक उसको प्राप्त होने लगी, है ना, उन तकनीकों के माध्यम से वो इसमें विकास करने लगा, आगे के क्षेत्र में बढ़ने लगा, कुछ छोटे मोटे कार्य करने लगा, क्रय विक्रय करने लगा, बाजार को समझने लगा। ऐसे करते करते प्राथमिक क्षेत्र में वो विकास कर गया। और इसमें प्राथमिक क्षेत्र में लगभग भारत की 50% जनसंख्या लगी हुई है। इसके इतने तरक्की, इतनी नई टेक्निक आने के बावजूद भी प्राथमिक क्षेत्र में जो विकास हुआ था बहुत हुआ, किंतु उसका फल इतना नहीं मिला। अब आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में विकास, अब द्वितीय क्षेत्र में नई नई टेक्निक आई, नए नए तौर तरीके अपनाए, नए नए उद्योग धंधे लगे, श्रमिकों की कम जरूरत पड़ी। प्राथमिक क्षेत्र से लोग जब बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई, प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे, जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, तो वो द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगी। द्वितीय क्षेत्र जब विकास पे आया तो कृषि व्यवसाय वगैरह से निकल करके लोग किसमें आ गए, द्वितीय क्षेत्र, मशीनरी वाले कल कारखानों में पहुंचने लगे, कारखानों में काम करने के लिए जाने लगे, तो वहां से जनसंख्या उस पर ध्यान न देकर के द्वितीय व्यवसाय की तरफ चल पड़ी, द्वितीय क्षेत्र की तरफ चल पड़ी। अब सबसे ज्यादा तृतीय क्षेत्र में विकास हुआ, परिवहन के क्षेत्र में। अब जिनको जनसंख्या भारत की बहुत तेजी से बढ़ी और जनसंख्या बढ़ने की वजह से रोजगार के अवसर कम मिलने लगे, बेरोजगारी बढ़ी, तो लोग कहाँ पहुंच गए, तृतीय व्यवसाय में, परिवहन, संचार वगैरह के, स्टोर वगैरह करना, भंडारण वगैरह करना, उसमें चले गए और इस तरीके से उसमें ज्यादा कमाई होने लगी। उसमें जब ज्यादा कमाई होने लगी तो 50% जनसंख्या तो प्राथमिक क्षेत्र में लगी रही, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ी, 50% प्राथमिक क्षेत्र में लगी रही, 50% किसमें आ गई, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में। आपको ताज्जुब होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई जनसंख्या भारत की 50% है और वो राष्ट्रीय आय में कितना अपना योगदान देती है, केवल 15%, केवल 15% राष्ट्रीय आय में अपना योगदान देती है। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में भी भारत की 50% जनसंख्या लगी हुई है और राष्ट्रीय आय में अपना योगदान 85% देती है, 85% देती है। ये रहा हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में विकास।